पढ़ लिए हैं? चलो, अब थोड़ा हमारा ही पढ़ लो है। आज मैं भूल गया था कि आज मेरी क्लास है। हैं? अरे इस समय थीसिस चल रही है ना, तो सब दिमाग में सब कुछ निकल जाता है। क्या चल रहा है, कहाँ जी बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सब निकल गया था एकदम दिमाग से। क्या? अजीब लग रहा था? अरे यार, ऐसी बातें ना करो। तो कुछ कुछ इसके बारे में याद है कि सब खत्म हो गया? हैं? आज से कई बरस पहले इसको पढ़ा था ना। हाँ। तो कुछ याद है इसके बारे में? क्या होता है ये? क्या होता है ये? और 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 क्या क्या याद है इसके बारे में, बताओ कुछ। इसके बारे में जो जो याद हो कुछ तो बता दो। अब तो क्लास हो चुकी है ना इसकी तो। हाँ, ये तो खत्म हो चुका है, बताओ इसके बारे में। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और डीएनए आरएनए प्रोटीन का बना हुआ होता है, और स्ट्रासबर्गर ने खोजा था, वाल्डेयर ने नाम दिया था। और इसका स्ट्रक्चर याद है? कुछ कुछ ऐसा होता था, याद है ना? इसकी दोनों आर्म क्या कहलाती थी? क्रोमेटिड कहलाती थी, ये वाली। और जहां पर जुड़ती थी उसे क्या बोलते थे? इसको क्या बोलते थे? सेंट्रोमियर बोलते थे। इसके अंदर कुछ ऐसा पाया जाता था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलते थे? क्रोमेटिन बोलते थे। अब इस क्रोमेटिन पे कुछ ऐसे ऐसे पाए जाते थे स्ट्रक्चर, बीट लाइक, क्या बोलते थे? क्रोमोमियर्स पा बोलते थे। इसका जो लास्ट वाला पार्ट था इसे क्या बोलते थे? टीलोमियर बोलते थे। याद है सब? फिर हमने कुछ इनके टाइप पढ़े थे हमने। एक था मेटासेंट्रिक, जिसमें ये कहाँ होता था? बीच में होता था, सेंट्रोमियर। अगर बीच में होता तो क्या बोलते थे? मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। अगर लास्ट में होता था, टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम। अगर बीच से थोड़ा बहुत इधर उधर होता था तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। लास्ट के पास होता था तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम। ठीक है। और क्या पढ़ा था? ये तो इसके सेंट्रोमियर के लोकेशन के बेस पे था। एक था इनके नंबर के बेस पे, कि अगर ये एब्सेंट है तो एसेंट्रिक क्रोमोजोम, एक प्रेजेंट है तो मोनोसेंट्रिक क्रोमोजोम, कई सारे प्रेजेंट हैं तो पॉलीसेंट्रिक क्रोमोजोम। पढ़ा था ना इसके बारे में? फिर हमने पढ़ा था कि वो सेक्स में इन्वॉल्व हैं इसके बेस पे। एक था आटोसोम, एक था एल्लोसोम। अगर वो सेक्स में इन्वॉल्व है तो एल्लोसोम, और सेक्स में इन्वॉल्व नहीं है तो आटोसोम। ठीक। एक थे होमोलॉगस, एक थे नॉन होमोलॉगस। अगर सेम सेम है तो होमोलॉगस, और अलग अलग है तो नॉन होमोलॉगस। ठीक। यही सब पढ़ा था। फिर पढ़े थे कुछ स्पेशल टाइप के क्रोमोजोम, जिनमें आता था लैम्प्रोस क्रोमोजोम। जो क्या होता था, दो होमोलॉगस क्रोमोजोम आपस में ऐसे फ्यूज हो जाते थे, इस तरह से। ठीक। ये ऐसा बनता था लैम्प्रोस क्रोमोजोम। एक था सैलाइवरी ग्लैंड्स क्रोमोजोम, जिसमें 5 बड़ी आर्म एक छोटी आर्म होती थी। और एक पढ़े थे बी क्रोमोजोम। बी क्रोमोजोम जिनको एक्स्ट्रा क्रोमोजोम भी बोलते थे। बस इतना ही पढ़ा था, यही एक चैप्टर पढ़ा था बस। हैं? अरे वो मॉडल हो गया। तो मतलब हमने क्रोमोजोम का केवल एक चैप्टर यही पढ़ा था। तो जो लोग जिनकी आज हमारी लिए पहली क्लास है, बस इतना ही पढ़ा था हमने बस। ठीक। कि क्रोमोजोम क्या है, और उसके स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जो भी था, उसके मॉडल पढ़े थे 2-3। एक न्यूक्लियोसोम मॉडल, एक फोल्डेड फाइबर मॉडल, इतना ही पढ़ा था हमने। ठीक। आज हम थोड़ा सा उससे आगे पढ़ने हैं। तो आज हमने कहा था पढ़ के आने के लिए, यही कहा था ना, सेल डिवीजन, ये पढ़ के आने के लिए। तो अब शुरू करें इसको। ठीक। देखो, यहाँ लिखा हुआ है क्या? क्या लिखा है? डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवाइड होना। डिवाइड होना का मतलब अलग अलग होना। ठीक। और किसका? सेल का। तो सेल डिवीजन क्या होगा? सेल का डिवाइड होना। ठीक। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सेल क्या होती है?
डिवाइड होती है उसे क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। बात समझ में आई? सेल डिवीजन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें सेल जो होती है डिवाइड होती है। ठीक। अब इसमें दो टाइप की सेल होती हैं, एक होती है पेरेंट सेल और एक होती है डॉटर सेल। ठीक। तो पेरेंट मतलब, पेरेंट कौन होते हैं? जिनसे हमारे हम लोग आते हैं, जिनसे प्रोजनी नहीं आती है, जिनसे हम लोग पैदा हुए हैं, वो हमारे पेरेंट हैं। और डॉटर क्या होती है? तो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो डॉटर। ठीक। तो पेरेंट सेल कौन सी सेल होगी? मदर सेल, या फिर वो सेल जिसमें डिवीजन होगा। मतलब जो सेल डिवाइड होगी उसे क्या बोलेंगे? पेरेंट सेल। ठीक। और जो डिवीजन के बाद जो बनेगी सेल उसे क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। ठीक। तो पेरेंट सेल डॉटर सेल समझ में आया? पेरेंट सेल का मतलब जिस सेल में डिवीजन होगा, और डॉटर सेल डिवीजन के बाद जो सेल बनेगी। और सेल डिवीजन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? सेल डिवाइड होती है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? बस हमें इतना ही पढ़ना है। ठीक। कि मतलब अब हमें पढ़ना है, इसकी डिटेल है कि क्या क्या इसमें होता है, लेकिन पढ़ना यही कि ये चीजें होती हैं। अब एक चीज होती है डॉटर। लड़कों से दुश्मनी है क्या? भाई यहाँ सन भी तो हो सकता था ना? नहीं हो सकता था? यहाँ सन हो सकता था? क्यों? सन क्यों नहीं हो सकता? हो सकता था ना? हाँ। यहाँ भी भाई फीमेल फेमिनिज्म है, लड़कियों की प्रमुखता, लड़कों को हटा दिया गया। ऐसा क्यों? अरे तुम लोग तो बुजुर्ग हो चुके हो। क्यों 1857 क्रांति से पढ़ रहे हो? अब तो बता दो तुम लोग तो। कुछ लोग हैं पता, जो 1857 क्रांति में ये लोग भाग लिए थे। ये हर क्रांति में भाग ले लेते हैं। जितनी क्रांतियां हुई ना, हर किसी में पार्टिसिपेट किए हैं ये। लास्ट में ये देश को आजाद करा के ही मानेंगे। बस लगे पड़े हैं। तो बताओ तुम लोग, क्यों बोलते हैं डॉटर और सन? सन क्यों नहीं बोलते? नेक्स्ट जनरेशन लाने की जो एबिलिटी होती है वो किसके अंदर होती है? फीमेल के अंदर कि मेल के अंदर? फीमेल के अंदर। ठीक। अगर जो अगर सन सेल हो जाएगी तो फिर से फर्दर वो डिवाइड नहीं हो पाएगी, इसलिए क्या लिखा जाता है? डॉटर सेल। क्योंकि हर डॉटर के पास कैपेसिटी होती है कि वो नई जनरेशन प्रोड्यूस कर सके। ठीक। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा सन बिना सन के डॉटर तो कहाँ से आएगी है? तो एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कुछ होता है, जो खासकर सबको अंदाजा से दिखाई पड़ता है। जो है मुर्गा, जानते हो मुर्गी? मुर्गी में दो तरह के होते हैं ना? मुर्गी में दो तरह के होते हैं ना अंडे। एक होते हैं फर्टिलाइज्ड, एक होते हैं अनफर्टिलाइज्ड। तो बिना सन के भी अनफर्टिलाइज्ड आते रहते हैं ना। हाँ, तो सन की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत जरूर है। ठीक। चलो डालो हेडिंग, सेल डिवीजन। अब मैं एक कॉन्सेप्ट बताया, तुम घुसो नहीं उसके अंदर, ज्यादा अंदर नहीं जाना है। मेरा मतलब ये था कि बिना इसके इसका कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन बिना इसके इसका हो सकता है कुछ ना कुछ, ये मतलब था सेल डिवीजन। देखो, द प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच mother cell, the process in which mother cell is divided into daughter cell. The process in which mother cell is divided into daughter cell. ठीक। उसे क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन। अगला लिखो मदर सेल। मदर सेल, द सेल, द सेल which undergo division, the cell which undergo division। ठीक।
द सेल विच अंडरगो डिवीजन, मतलब जो डिवीजन के लिए जाती है उसे क्या बोलते हैं? मदर सेल। अगला लिखो डॉटर सेल। प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिवीजन, प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिवीजन। ठीक, कोई दिक्कत? अब डालो हेडिंग सेल साइकिल। क्या होती है साइकिल? चक्र। क्या होता है चक्र? बोलो, साइकिल क्या होती है? क्या क्या होती है साइकिल? साइकिल चलाए हो? क्या होती है, कैसे चलती है? क्या? क्रिया प्रतिक्रिया? ये तुम कहाँ, मेंडल से तुम न्यूटन में पहुंच गए। न्यूटन में नहीं जाना है, फिजिक्स से डर लगता है। साइकिल क्या होती है? देखो, कोई चीज यहाँ शुरू हुई, ठीक, और यहाँ चलते 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 फिर आके यहीं पे खत्म हो गई, तो ये क्या हो जाता है पूरा? साइकिल। ठीक, जितनी भी साइकिल पढ़ते हो, जैसे लाइफ साइकिल पढ़ते हो किसी का, तो कहाँ शुरू होता है? एक से शुरू होता है और लास्ट में एक प्रोडक्शन करके खत्म हो जाता है। ये होता है ना, लाइफ साइकिल भी ऐसे ही होती है। तो कोई चीज जहां से शुरू हो, लौट के वापस वहीं पर आ जाए, तो इसको पूरी कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। ठीक, अब किसकी साइकिल लिखी हुई है? सेल साइकिल। मतलब इसमें क्या होगा? सेल जो होगी, बनेगी, बन के पूरा अपना प्रोसेस करके फिर से नई सेल, पुरानी सेल फिर चलेगी चलेगी, फिर से आके लास्ट में आके नई सेल, नई सेल से फिर पुरानी हो जाएगी वो। तो ये कंटिन्यू चलती रहती है, इसी क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। बात समझ में आई? सेल साइकिल क्या है? जैसे अभी कोई पुरानी सेल है, उससे नई सेल बनी, नई सेल बड़ी होते 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 क्या होगी, एक टाइम वो पुरानी हो जाएगी, उसकी जगह फिर नई कोई नई आ जाएगी। तो ये साइकिल लगातार चलती रहती है, इसी को क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। ठीक, कोई दिक्कत? सेल साइकिल हमको पढ़ना है। सेल साइकिल, जब हम सेल साइकिल पढ़ते हैं तो इस सेल साइकिल में कुल मिला के हमारी दो स्टेप्स होती हैं। एक होता है तुम्हारा इंटरफेज, ठीक, और दूसरा होता है तुम्हारा एम फेज। ठीक, सेल साइकिल में कितनी फेज होती हैं? कौन कौन सी? एक होती है इंटरफेज और एक होती है एम फेज। इससे भी पहले जब हम सेल डिवीजन पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर दो टाइप का डिवीजन होता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। मतलब कुल मिला के सेल डिवीजन में ये दो प्रोसेस आती हैं। ठीक, सेल डिवीजन में कितनी प्रोसेस आती हैं? मेनली दो प्रोसेस आती हैं। कौन कौन सी? कैरियोकाइनेसिस एक, साइटोकाइनेसिस। ठीक, देखो, जहां कहीं भी लिखा होता है काइनेसिस, जहां कहीं भी लिखा हो काइनेसिस, काइनेसिस का मतलब होता है टूटना। काइनेसिस का मतलब टूटना। यहां पे लगा है काइनेसिस, मतलब क्या होगा? टूटना। जहां कहीं भी कैरियो लगा होता है, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, जहां कहीं भी कैरियो लगा हो उसका मतलब क्या होगा? न्यूक्लियस। तो कैरियो काइनेसिस का मतलब क्या होगा? न्यूक्लियस का टूटना। ठीक, न्यूक्लियस का टूटना क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस। यहां लगा हुआ अगले में साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्म, साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म, और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म का टूटना। बात समझ में आ रही है? तो जो सेल डिवीजन होता है इसमें कितनी प्रोसेस होती हैं? कौन कौन सी? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। इन दोनों में से कोई एक बिहार में पूछी गई थी, कौन सी थी? बिहार वाले में जो भी नहीं हुआ था, एसडीओ वाला, बीओ वाला,
इन दोनों में से कोई एक पूछी गई थी, शायद ये या ये, इनमें से कोई एक पूछी गई थी। ठीक, पूछा गया था किसको बोलते हैं। ठीक, तो कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या होगा? न्यूक्लियस का टूटना। और साइटोकाइनेसिस मतलब, लिखो, सेल डिवीजन। कोई बात नहीं, सब वही है। दाल चावल रोटी, चावल दाल रोटी, सब तुम्हारा एमसीक्यू देने जा रहे हो तुम, ना कि तुम्हें डिस्क्रिप्टिव वाला लिखना है। क्या कहा, लिखा? सेल डिवीजन कंसिस्ट ऑफ, सेल डिवीजन कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। प्रोसेस पहले ही डालो, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में लिखो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक, सेल डिवीजन में कितनी प्रोसेस हुई, कौन कौन सी? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का टूटना, और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का टूटना। क्वेश्चन पूछता है कि इन दोनों में पहले कौन होता है, तो हमेशा पहले कौन होता है? कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद कौन होता है? साइटोकाइनेसिस। जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन एक बार आया था ऐसे करके, साइटोकाइनेसिस फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस फॉलो साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस फॉलो कैरियोकाइनेसिस। अब पूछा गया था इनमें से कौन सा सही है, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ओनली डी, या ए बी बोथ, ए बी ए सी, या ऐसे करके पूछा था। ठीक, अब बताओ इनमें कौन सही है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बताओ, तुमको पता है कैरियोकाइनेसिस पहले होता है, अब बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, ये वाला, और बस एक सही है यही, चौथा भी सही है। हाँ, चौथा गलत है। फिर, अरे बताओ, तुमको आंसर पता है फिर नहीं आंसर दे पा रहे हो? तीसरा सही है। और कुछ हो गया? पहला और तीसरा सब सही है, मतलब पहला और तीसरा सही है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। अच्छा, ओनली फर्स्ट। अरे इतने लोग इस पे हैं? अरे भैया, कर सब एकदम शांत बैठे हैं, मैं डंडा लेके दौड़ाऊंगा नहीं सबको, मैं एक एक से पूछूंगा। ये वाले कितने, अच्छा बताओ पहले। बस तीन? ठीक। ये वाले? जीरो। ये वाले? जीरो। और ये वाले?
एक, मतलब कुल मिला के आंसर आया 4। अब बाकी सब क्या कर रहे हैं? हैं? तो ये पूछे तो कहा नहीं बोले फिर? हो गया आंसर 5। बस 5 लोग बैठे हैं यहाँ। हाँ तो भाई कुछ तो चलो है ना, तो तुम्हारा इसमें भी शामिल हो जाना चाहिए, इसमें हो जाना चाहिए, तो बढ़ जाना चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ हो गए 4, यहाँ हो गए 2, फिर भी कम है। ऐसे करोगे? जब तुमको आंसर पता है तब तुम आंसर नहीं कर पा रहे हो, और वहां तो आंसर भी नहीं पता होता है। थोड़ा तेज बोला जाता है, हाँ नहीं मिलता। चलो छोड़ो। साइटोकाइनेसिस पहला ऑप्शन गलत। ठीक, जितना 6 वाले थे सब गए। दूसरा है कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ये सही, मतलब इसमें था 0। ठीक, तो यही सही। फिर कैरियोकाइनेसिस फॉलो साइटोकाइनेसिस, ये है गलत। ठीक, इसमें था 1। और साइटोकाइनेसिस फॉलो कैरियोकाइनेसिस, ये सही, मतलब दूसरा और चौथा सही। अब इसमें कितने सही थे? एक को नहीं सही थे। मतलब आंसर पता है फिर नहीं कर पाया। अरे फॉलो खूब चलाते होगे ना? क्यों? इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप सब चलाते हो नहीं चलाते हो? हाँ, सब इतने शरीफ कुछ नहीं जानते इनके बारे में। ये सब क्या होती हैं? ये कुछ नहीं होती ना। हाँ, होती नहीं एकदम। हम तो वो सांप सीढ़ी खेलने वाले हैं, लूडो खेलने वाले हैं, ये सब कुछ नहीं जानते। वहाँ खूब आता होगा फॉलोड बाई, आता है ना इंस्टा में। फॉलोड बाई, फॉलोड बाई मतलब क्या होता है? कौन उसको फॉलो कर रहा है, कौन उसका पीछा कर रहा है। यहाँ क्या लिखा है? साइटोकाइनेसिस फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस, मतलब साइटोकाइनेसिस का पीछा कौन कर रहा है? कैरियोकाइनेसिस। क्या सही है ये? तो जब ये गलत हो गया तो ये तो सही हो जाएगा फिर? नहीं होगा। जब ये गलत हो गया तो ये सही नहीं होगा। अगला कह रहा है कैरियोकाइनेसिस फॉलो। फॉलो मतलब क्या? कैरियोकाइनेसिस फॉलो कर रहा है किसको? क्या ये सही है? तो क्या लिखा है? साइटोकाइनेसिस फॉलो कर रहा है किसको? कैरियोकाइनेसिस को। बात समझ में आई? हाँ, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि तुमको आंसर पता हो फिर भी नहीं आंसर आ रहा है। हाँ, तो यही तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए। जो इतना यूज करते रहते हो उन सबका कहीं तो फायदा लिया करो। जब किसी दूसरे की साइट खोलते हो तो वहां लिखता है ना फॉलोड बाय इतने लोग, लिखा रहता है ना। और जो खुद फॉलो करने लगता है तो फॉलो आता है ना। आता है। हाँ, तो वैसे याद लगा लिया करो तुम क्या करना चाह रहे हो, कि फॉलोड बाय कि फॉलो। ये हो गया, कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलो, आप डालो हेडिंग। सेल्स आकी चल रही थी ना। हाँ, लगाओ इंटरफेस। इंटरफेस। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको समझ ना आ रहा हो कुछ भी? फॉलोड बाई मतलब क्या होता है? बाई मतलब क्या होता है? द्वारा। तो फॉलोड बाई मतलब किसके द्वारा फॉलो किया जा रहा है? समझ में आई बात? हाँ। और खाली फॉलो लिखा हो तो मतलब किसका पीछा कर रहे हो? तो समझ में आया कुछ? सुनो। ठीक, ये है। इसका मतलब क्या हुआ? ए फॉलो जेड। ठीक। ठीक, ए फॉलो जेड। क्या हम इसको ये नहीं कहते कि जेड फॉलोड बाई ए, कि जेड जो है इसके द्वारा फॉलो किया जा रहा है, कह नहीं सकते क्या? बात तो वही हुई ना। क्या कह दो, ए फॉलो जेड या जेड फॉलोड बाई ए।
बात तो सेम हुई ना, कि जेड को फॉलो, चाहे से कह दो ए जेड को फॉलो कर रहा है, या कह दो जेड ए के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, बात तो सेम हुई ना, कि कुछ अलग हो गया? बोलो। चाहे सेब के ऊपर चक्कू मारो या चक्कू के ऊपर सेब मारो, कटेगा कौन? तो चाहे कह दो सेब चाकू के ऊपर गिरा, चाहे कह दो चाकू सेब के ऊपर गिरा, कटा कौन? बात समझ में आई? तो वही है जी, ये कन्फ्यूजन दूर हो गया? हो गया पक्का कि भावना में बह गए? क्या लिखा? इंटरफेस। देखो, इट इज longest phase of cell cycle. It is longest phase of cell cycle. ठीक, क्वेश्चन क्या लिखा है फिर से पढ़ लो। ठीक, तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि सेल डिवीजन की सबसे लंबी फेज कौन सी है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? ऐसे उड़ जाओगे, इसलिए कह रहा हूं फिर से पढ़ लो। ठीक, सेल साइकिल पूछ रहा है कि सेल डिवीजन पूछ रहा है, बड़े ध्यान से पढ़ना। ठीक, नहीं जैसे अभी पेपर में हुआ था ना कुछ ऐसे ही, दिए थे सर पेपर? क्यों? अभी एक और पेपर छोटा मोटा सा पेपर हुआ था, टीए वाला हुआ था ना पेपर एक, अरे सुना तो होगा, टीए पेपर हुआ था। हाँ, तो वहां एक आया था क्वेश्चन ऐसे लिख के आया था ना, ऐसे ऐसे लिख के आया था ना, काला चना। ये लगभग जिन्होंने नहीं दिया सुन लो, क्वेश्चन आया था इसका बोटानिकल नेम। ठीक, इसका बोटानिकल नेम, तो कम से कम नहीं तो 96% लोग गलत करके आए हैं, कम से कम 96%। ठीक, और इसको लिखा था उसने कैसे, क्वेश्चन ये था इसका बोटानिकल नेम। ठीक, और ऑप्शन था सिसर एराइटिनम, ठीक, और बिगना मुंगो। अब बताओ कौन सही है? ठीक, और सब आंख बंद करके क्या मार के आए थे? सिसर एराइटिनम, 96% लोग कम से कम। अब इसी चक्कर में खाली हवा में पढ़ने के लिए काला चना, अरे यही थे क्वेश्चन जो हमको आ रहा है। ठीक, भैया तुम्हें पता होना चाहिए मैं ये नहीं पढ़ता हूँ, पता है ना? जब मैं ये नहीं पढ़ूंगा तो ये गलत कैसे हो जाएगा? सब यही किए हैं। अब पता जब पेपर देके आया था तो सब चिल्ला रहे काला चना में, काला चना में, का ये कहाँ क्वेश्चन आया था? मैं ढूंढ रहा हूँ काला चना कहाँ था, बाद में पता चला अच्छा ये ब्लैक ग्राम वाला क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन दिक्कत होती है हिंदी अंग्रेजी वालों में, तो सब काला चना में बह गए। एक और हंसी वाली बात हूँ, एक क्वेश्चन आया था फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक, वो भी कम से कम 80% लोगों गलत है, 80% लोग का। ऑप्शन में उसने क्या किया था, मेंडल दिया नहीं था, ऑप्शन दिया था नापदीज। तो आधे लोग मार्क पता क्या, कुछ लोग मार के आए कैरोलस लीनियस, कुछ लोग मार के आए स्वामीनाथन, कह रहा मेंडल था ही नहीं। एक हमारे हॉस्टल मार के आए वही कैरोलस लीनियस, कह रहा मेंडल नहीं थे तो कम से कम फादर नहीं चाचा तो होंगे ये, तो इसे लगा के आए इनको। तो ऐसे खानदान से लगा लेते हैं आंसर, तो लोग बह जाते हैं ना, तो बहना नहीं है। ठीक, अगर सही है तो एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, लेकिन पढ़ो ठीक। अब इसलिए मैं हमेशा जो पढ़ाता था इन लोगों को, उनसे कहता था हमेशा अंग्रेजी में पढ़ो, कहता था ना, अंग्रेजी में ही अधिकतर पढ़ाता था। हाँ, अधिकतर अंग्रेजी पढ़ाता था, जिन्होंने अंग्रेजी में पढ़ा है उनके ठीक ठाक हुए, और जो हिंदी में थे बह गए, वो क्या पूछ रहा है पता नहीं चला आधी चीजें। तो मैं क्या पढ़ा रहा था, मैं ही बह गया। इट इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक, अगला पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब स्टेजेस। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब स्टेजेस। ठीक, इंटरफेज में कितनी सब स्टेज होती हैं, कौन कौन सी? G1, S और G2। हेड डालो G1,
अच्छा, हमारा पढ़ाया वो लग रहा था, पेपर में नहीं लग रहा था। इतना मारूंगा। ठीक है, हमारे क्वेश्चन दिख रहे थे मुझे। क्यों? मेरे क्वेश्चन दिख रहे थे। देखो, तो मेरे क्वेश्चन के जितने थे ना, मेरे इतने ही थे उसमें। मेरे हो गए बस, बहुत है, हम दूसरे दुनिया से नहीं मतलब हमें। हमारे आ गए थे ना। मैं गिना भी सकता हूँ अपने हाथों पे भी, मुझे याद है कि हमारे वही क्वेश्चन थे, मेरा वही सब्जेक्ट मेरा आ गया। बस दुनिया क्या करना है मुझे नहीं पता। ठीक। क्या लिखा? जीवन। लिखो। इट इज प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। ठीक। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। डीएनए मतलब डीएनए, और सिंथेसिस मतलब बनना। ठीक। तो प्री डीएनए सिंथेसिस मतलब डीएनए के बनने से पहले की स्टेज, तो इसको क्या बोलते हैं? प्री डीएनए सिंथेसिस स्टेज। ठीक। ये डीएनए से बनने से पहले की स्टेज होती है। ठीक। अगला पॉइंट लिखो इसी में। आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक। अब समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होता है। क्या होता है इसमें? आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होता है, बस इसमें इतना ही पूछेगा। प्री डीएनए और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा लिखो एस फेज। डीएनए के पहले हमेशा आरएनए बनता है। डीएनए पहले आया था कि आरएनए? तुम सवाना के जंगलों से आए हो का? मैं ऑप्शन दिया डीएनए आया था, प्रोटीन कह रहा, मैं पूछ रहा हूँ डीएनए आया था कि आरएनए बता रहा प्रोटीन। डीएनए आरएनए में दोनों में पहले कौन आया? सब एकदम विश्वास है कि आरएनए? हैं? अरे बोलो। क्वेश्चन ये है, डीएनए पहले आया है कि आरएनए? अरे मैं तो बता ही दूंगा, थोड़ा थोड़ा तुक्का उक्का मारते हो ना, वो मान लो। ध्यान रखना, पहले आरएनए आया था। ठीक। डीएनए बाद में आया, आरएनए पहले आया था। ठीक। अगला एस फेज। अब ये प्री डीएनए, तो ये क्या हो जाएगा इसमें? डीएनए सिंथेसिस फेज। डीएनए सिंथेसिस फेज। क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो कहाँ होगा? एस फेज में। इसके अलावा इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी सिंथेसाइज होती है, याद है हिस्टोन? कितने टाइप की होती है? 5। कौन कौन सी? हाँ, H1, H2A, H2B, H3 और H4। ठीक। अरे तुम इतने सीरियस काहे हो? क्यों? इतने काहे सीरियस हो? ज्यादा पढ़ लिए क्या? फिर इतना सीरियस नहीं रहा करो पढ़ने में। तो इसमें क्या होता है? डीएनए का सिंथेसिस होता है, और उसके साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक। इसमें केवल इतना ही पूछता है, क्वेश्चन पूछता है हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो कहाँ होगा? एस फेज में। अगला G2। तो अगर ये प्री डीएनए थी, तो ये क्या हो जाएगी? पोस्ट डीएनए। दो तीन बच्चे बड़े पता नहीं क्यों इतना सीरियस रहते हैं। इतना क्या सीरियस रहते हो? हैं? एक वो पीछे बैठता है, तुम्हारे पीछे बैठा है, बहुत सीरियस रहता है। हाँ। एक ये दो वहाँ मूर्तियां बैठी हैं, बहुत सीरियस रहती हैं। पता नहीं इतना सीरियस किस बात को, इतना पढ़ाई को लेकर सीरियस।
चलो, तो प्री डीएनए पोस्ट डीएनए समझ में आया। अरे पोस्ट डीएनए क्या होगा? पोस्ट डीएनए क्या होगा? डीएनए के बाद वाली। प्री डीएनए क्या होगा? डीएनए से पहले। इसमें भी आरएनए प्रोटीन और इसमें भी आरएनए प्रोटीन। लिख लो इसको भी। है? एक बार बनेगा दोबारा फिर बनेगा। है? दो हो जाएगा ऑप्शन? क्या दो हो जाएगा ऑप्शन? हाँ पूछ लिया। तो ए एंड बी बहुत ऑप्शन नहीं होता क्या? वो मार देना। क्या नहीं देगा? वो वाला पेपर तुम ही बनाने बैठोगे नाप दीज वाला। तो उसमें भी नाप दीज लगा देना। ठीक। तो ये हो गया इंटरफेस। ठीक। अब लिखो इंटरफेस। इंटरफेस आल्सो कॉल्ड एज रेस्टिंग फेज। ठीक। इसको क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग नाम को समझ में आ रहा है? रेस्टिंग करना मतलब आराम करना। मतलब कहा जाता है कि इस स्टेज में सेल जो होती है वो आराम कर रही होती है। ठीक। और आराम करने का मतलब क्या होता है? आराम करने का मतलब क्या होता है? सोना होता है। आराम करने का मतलब कोई काम नहीं करना, यही होता है आराम करना। यही होता है ना आराम करना, मतलब कोई काम नहीं करना। क्या सच में ऐसा होता है कि सेल आराम कर रही होती है? अभी तुमने पढ़ा कि इंटरफेस में कोई काम नहीं होता क्या? इंटरफेस में कोई काम होता है कि नहीं होता है? कह रही पता नहीं। अभी क्या पढ़ा था इससे पहले? कोई काम होता है कि नहीं होता? क्या काम होता है? आरएनए बनता है। क्या क्या काम होता है? और प्रोटीन बनता है, और डीएनए बनता है, हिस्टोन बनता है। तो ये काम नहीं है क्या? काम है। लेकिन ये काम वही वाला काम है जो तुम लोग काम करते हो। कितना काम करने के बाद भी घर वालों को दिखता है? घर वाले क्या बोलते हैं? दिन भर आराम करता है, वही वाला काम है। कि मतलब सेल बहुत काम करती है लेकिन वो काम किसी को दिखता नहीं है, इसलिए क्या बोल देते हैं? सेल आराम कर रही है। लेकिन सेल रियल में यहाँ आराम नहीं करती है। सेल यहाँ कर रही होती है, अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है, इसलिए इसको कभी कभी प्रिपरेटरी फेज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रिपरेटरी फेज। मतलब इसमें क्या होती है, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है डिवीजन होने के लिए, गोला बारूद अपना तैयार करती है। ठीक। और जो गोला बारूद तैयार करते हैं तो क्या किसी को दिखता है? नहीं दिखता ना। तो वही सेल जो बनाती है, काम करती है, वो किसी को दिखता नहीं है, इसीलिए इसको बोल देते हैं रेस्टिंग फेज या फिर प्रिपरेटरी फेज। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? क्यों? समझ में आई बात? आगे बढ़े। ये हो गई इंटरफेज। अगला लिखो एम फेज। एम फेज या इसी को बोल देते हैं माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज। कोई ऐसा जिसको समझ ना आ रहा हो? आ रहा है? अरे मेटाफेज तो भी आए नहीं यार हम। अभी बहुत दूर हैं हम। अभी तो हम इंटरफेज में प्रवेश किए हैं। अभी सेल आराम आराम से जगेगी फिर मेटाफेज में आएगी ना। अभी सो रही है। अभी यहाँ यहाँ तक जो पढ़ाया गया समझ में आया? अरे ऐसे ना बोलो, बताओ। आ गया ना? तुमको आ गया?
आ गया, आगे बढ़े। ठीक, एम फेज या माइटोटिक फेज, लिखो। इट इज स्मॉलेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। ऐसा नहीं, स्मॉलेस्ट नहीं लिखो, ऐसे लिखो। इट इज शॉर्टेस्ट इन ड्यूरेशन। इट इज शॉर्टेस्ट इन ड्यूरेशन। ठीक। सेल साइकिल खत्म। अब डालो हेडिंग, टाइप ऑफ सेल डिवीजन। है, इसमें क्या मैंने लिखा है? इट इज शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, शॉर्टेस्ट इन ड्यूरेशन, मतलब इसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है। ठीक। और जो मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज आती है ना, सब इसी के अंदर आती हैं। ठीक, मेटाफेज। ठीक, जितनी प्रोफेज मेटाफेज होती हैं सब इसी माइटोटिक फेज के अंदर ही आती हैं। ठीक, कोई दिक्कत? डालो हेडिंग, टाइप ऑफ सेल डिवीजन। कितने टाइप का होता है? कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का, कौन कौन सा? माइटोसिस, और एक माइटोसिस मियोसिस, तीसरी है? एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस, एक ए माइटोसिस। अच्छा, और देखो, ए माइटोसिस का मतलब ये होता है कि सेल डिवीजन ना होना। ठीक, तो उसको काउंट नहीं करते हैं। तो अगर पूछता है सेल टाइप कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। ठीक, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। ए माइटोसिस क्या होता है? उसमें माइटोसिस होती ही नहीं है, और माइटोसिस का मतलब सेल डिवीजन होगा ही नहीं, पूरी की पूरी सेल ट्रांसफर हो जाती है। तो उसको माइटोसिस टाइम काउंट नहीं करेंगे, सेल डिवीजन हो ही नहीं रहा। जब सेल डिवीजन हो ही नहीं रहा तो सेल डिवीजन में क्यों काउंट करेंगे? ठीक। तो पूछा अगर कोई सेल डिवीजन कितने टाइप का। अच्छा, मेरी पढ़ाने की स्पीड ज़्यादा किसको लग रही है? बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रही है ना, कि मतलब बहुत तेज मैं बुलेट एकदम बन गया, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ ठीक, थोड़ा बहुत हो तो झेल लेना। हाँ हाँ, तुम लोग अब अपग्रेड हो रहे हैं ना सब, तुम लोग ही संभाल लेना। टाइप ऑफ सेल डिवीजन लिखो। सेल डिवीजन इज ऑफ टू टाइप। सेल डिवीजन इज ऑफ टू टाइप। माइटोसिस एंड मियोसिस। आज माइटोसिस खत्म करना है। अरे बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है ज़्यादा टाइम। जल्दी तो नहीं किसी घर जाने की। अभी कितना बजा है? अरे अभी तो बहुत टाइम है, 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। नहीं, इतना नहीं पढ़ाता मैं, इतना मैं नहीं क्लास लेता हूँ कभी। ये लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं, इतनी लंबी क्लास नहीं होती मेरी। डालो हेडिंग, माइटोसिस। देखो, इट वाज डिस्कवर्ड बाई, डिस्कवर्ड बाई फ्लेमिंग। सही लिखा है, बराबर एम बने हैं। ये वाली लिख नहीं पाता हूँ ना मैं, कर्सिव वाली। कर्सिव बोलते हैं, कब उनकी राइटिंग बोलते हैं इसको? अरे वही वाली, तो ये इतना, हाँ वो मुझसे लिख नहीं पाता, कभी कभी ज़्यादा बन जाते हैं। चलो, टर्म कौन दिया था? टर्म भी इन्होंने दिया था, डिस्कवर भी इन्होंने किया, और टर्म भी इन्होंने किया। लिखो, टर्म। टर्म मतलब माइटोसिस, टर्म किसने दिया? वो भी इन्होंने दिया, फ्लेमिंग नहीं। ईयर लिखनी हो तो ये
डिस्कवर किया था 1979 में। टर्म कब दिया था पक्का? अब मुझे ईयर नहीं याद है। पक्का ना कि लिखा दियो? ठीक। ठीक। डिस्कवर कौन किया था? फ्लेमिंग। टर्म किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। अगला लिखो। ए डिवीजन, ए डिवीजन in which two daughter cell, two daughter cells produced from single mother cell. ठीक। माइटोसिस में क्या होता है? एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनती हैं। क्या लिखा तुमने सेंटेंस? सिंगल मदर सेल each having same chromosome. सेम क्रोमोजोम। ठीक। मतलब जितने तुम्हारे मदर में होंगे उतने ही तुम्हारी डॉटर सेल में क्रोमोजोम होंगे। देखो अगला पॉइंट। इट इज आल्सो नोन एज होमोटिपिक और इक्वेशनल डिवीजन। होमोटिपिक और इक्वेशनल डिवीजन। ठीक। इसको होमोटिपिक भी बोलते हैं और इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। होमोटिपिक का मतलब कि जो मार्फोलॉजी होती है उनकी सेम होती है, इसलिए बोलते हैं होमोटिपिक। और नंबर कैसा होता है? सेम होता है, इसलिए बोलते हैं इसको इक्वेशनल डिवीजन। ठीक। अगला लिखो, अगला पॉइंट। इट अकर इन इट अकर इन सोमैटिक सेल एंड गैमेटिक सेल बोथ। It occur in both somatic and gametic cell. It occur in both somatic and gametic cell. ठीक। ये सोमैटिक और गैमेटिक दोनों में होता है। अगला लिखो। स्टेजेस। किसकी स्टेज? माइटोसिस की। कितनी स्टेज होती हैं? कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, और लास्ट में साइटोकाइनेसिस। तो मतलब तुम्हारा जो
कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस में कितनी फेज हो जाती हैं? यही चार, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, और लास्ट में साइटोकाइनेसिस। बात समझ में आई? तुम्हारा जो कैरियो कहा था ना कि सबसे पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन कहलाता है साइटोकाइनेसिस और न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस। ठीक, तो कैरियोकाइनेसिस में आती है तुम्हारी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक, तो पहले डालो प्रोफेज। देखो, क्रोमोसोम लुक लाइक लूज बॉल, लुक लाइक लूज बॉल, मतलब जैसे एक ऐसे दिखाई पड़ते हैं एक तरह के लूज बॉल। ठीक, ना मतलब उनका कोई क्लियर शेप होता है, ठीक, ना कोई क्लियर साइज होता है। ठीक, अगला पॉइंट लिखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। ठीक, मतलब क्या होता है, ये मान लो कोई सेल है, ठीक, ये इसके अंदर ऐसी ये पड़े हुए हैं लूज बॉल जैसे, तो अभी ये जो होती है ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, इसके चारों तरफ ये प्रेजेंट होती है और यहीं बगल में एक होता है न्यूक्लियोलस, वो भी प्रेजेंट होता है। ठीक, तो प्रोफेज में दोनों प्रेजेंट हैं। अगला पॉइंट लिखो, एज द स्टेज प्रोग्रेस एज द स्टेज प्रोग्रेस क्रोमोसोम क्रोमोसोम स्टार्ट कंडेंसिंग। क्रोमोसोम स्टार्ट कंडेंसिंग, इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो बहुत पतले पतले लंबे लंबे दिखाई पड़ते हैं, उनमें कोई ना शेप होता है ना साइज होता है, लेकिन जैसे जैसे ये स्टेज बढ़ने लगती है तो क्या होता है, ये क्रोमोसोम है कंडेंस्ड होने लगते हैं, मतलब इनका जो साइज है वो थिकनेस बढ़ने लगती है और जिनका साइज वो छोटा होने लगता है। ठीक, अगला, एंड स्टार्ट कंडेंसिंग एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट स्टार्ट टू डिसअपियर स्टार्ट टू डिसअपियर स्टार्ट टू डिसअपियर। ठीक, मतलब जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है ये जो मेम्ब्रेन है धीमे धीमे करके ये गैप होने लगती है। ठीक, और न्यूक्लियर ये भी न्यूक्लियस भी धीमे धीमे करके गैप होने लगता है। न्यूक्लियर जब मेम्ब्रेन खत्म होने लगी तो न्यूक्लियर भी तो खत्म हो रहा है भाई, जब खिड़की का ऊपर ही छत हटाने लगी तो पूरा घर खत्म नहीं होने लगा धीमे धीमे, न्यूक्लियस भी खत्म होने लगता है। हाँ, न्यूक्लियस याद है कहाँ पढ़ा था, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पढ़ा था, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में एक NOR पढ़ा था, याद आ रहा है NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन।
याद आया? जो क्या बनाता था, आर आरएनए बनाता था। तो ये रोल वहां प्ले करता है आर आरएनए बनाने में। ठीक, तो आरएनए बन चुका ना तुम्हारा पहले, बन चुका नहीं बना? आरएनए बन चुका, बना कि नहीं बना? बन चुका, आरएनए बना कि नहीं बना? अभी नहीं पता। आरएनए बना कि नहीं बना? बन गया। अब मैं पूछूंगा कहाँ बना तब, सबकी हाँ में तो हाँ मिला दिया। कहाँ बना? अरे इन लोगों से पूछ रहा हूँ ना, कहाँ बना? न्यूक्लियस में बना? कहाँ बना? कहाँ बना? अरे बता दो, ऊपर देख रहा, नीचे देख रहा, कॉपी में देख रहा, लग रहा बता देगा। सुन लो, यहाँ तक आवाज आ रही है। कहाँ बना? इंटरफेस की जीवन में? G2 में नहीं बना? तो फिर G1 और G2 में आरएनए बना था, तो ये इसका काम खत्म हो गया ना, बन चुका है अब। तब इसे कोई जरूरत है जल्दी? तब इस धीमे धीमे खत्म हो गया, ये खत्म होने लगता है इसीलिए। ठीक, खत्म हो गया ये प्रोफेज। अगला लिखो, मेटाफेज। मेटा मतलब क्या होता है? अच्छा, फेसबुक तो नहीं होता? फेसबुक तो नहीं होता? मेटा है यहाँ। अच्छा, उसने उसका नाम मेटा ही क्यों रखा? क्या सोच के रखा होगा? अरे कोई जो नाम रखा है तो उससे कुछ ना कुछ मतलब होता है। अब वो अलग बात है, किसी के नाम फूल बेटी हो, फूल देवी हो, खटिया बैठे खटिया टूट जाए, वो अलग चीज है। क्यों? होता है ना ऐसा नाम। हाँ, नाम होता खुशबू, होता है ना। हाँ, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ सोच के रखा जाता है। मेटा का मतलब होता है इंटरमीडिएट जो चीज होती है। ठीक है, तो जो मेटा एआई रखा जाता है, मतलब तुम्हारे और जो तुम्हें जो खोजना है उसके बीच की इंटर लिंक रखी गई है वो, इसलिए रखा गया है वो। ठीक, जहां तक हो यही। ठीक, बात समझ में आई? तो मेटा फेज मतलब क्या है? मेटा फेज मतलब मिडिल में फेज, मतलब ये क्या है, ये मिडिल की स्टेज है। अभी इसमें क्या होता है, लिखो, क्रोमोजोम आर अरेंज्ड ऑन इक्वाटोरियल प्लेट। अरेंज्ड ऑन इक्वाटोरियल प्लेट। ठीक, इक्वाटोरियल का मतलब क्या है, जो इक्वल में, ऐसी प्लेट जो इक्वल में बांटे इस पूरी सेल को। ये सेल थी पूरी, इसको बीच में बांट दिया एकदम इक्वल, तो इसको क्या बोलेंगे? इक्वाटोरियल प्लेट। और सारे क्रोमोसोम कहाँ अरेंज हो जाएंगे? इसी प्लेट के ऊपर, मतलब सारे क्रोमोसोम कहाँ आ गए हैं? मिडिल में। ठीक, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मेटाफेज। बात समझ में आई? मेटाफेज क्या है? मेटाफेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारे क्रोमोसोम कहाँ आ जाते हैं? मिडिल में आ जाते हैं। ठीक, आगे बीच में आ गए। हाँ, अगला लिखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। ठीक, एब्सेंट
हाँ, वहां क्या था प्रेजेंट, यहाँ क्या है एब्सेंट, मतलब धीमे धीमे करके वो सब गायब हो गया। ठीक, अगला पॉइंट, बेस्ट स्टेज, देखो बेस्ट स्टेज, हाँ बेस्ट स्टेज फॉर स्टडी ऑफ क्रोमोजोम, बेस्ट स्टेज फॉर स्टडी ऑफ क्रोमोजोम। ठीक, क्वेश्चन पूछता है कि क्रोमोजोम की सबसे अच्छी स्टडी किस स्टेज में होती है, किस स्टेज में, मेटाफेज में। क्रोमोजोम सबसे क्लियर कहाँ दिखाई पड़ते हैं, मेटाफेज में। ठीक, अब क्या बचा इसमें, हाँ ये और कुछ बचा है इसमें, क्या क्या लिख लिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया, अरेंज हो गया बीच में, स्टेज हो गया, ठीक हो गया। अगला लिखो एनाफेज, एनाफेज, लिखो स्पिंडल फाइबर, नाम सुना है, स्पिंडल फाइबर, अटैच टू, स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। ठीक, क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर जो होंगे इस चिपके, स्पिंडल फाइबर का मतलब एक तरह की रस्सियां होती हैं। ठीक, रस्सियां क्या होंगी, इसके ऊपर जुड़ जाएंगी। ठीक, अगला पॉइंट, ईच क्रोमोसोम, ईच क्रोमोसोम इज डिवाइडेड, इज डिवाइडेड एंड एंड chromatid, chromatid, chromosome is divided and chromatid start 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 to start to move, start to move towards 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 opposite pole, opposite pole। ठीक, क्या होगा, एक क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के बीच से रस्सियां पकड़ लेंगी, आधे इधर और इधर वाले पकड़ के इधर खींच लेगा, इधर वाले पकड़ के इधर खींच लेगा, क्रोमोसोम दो में डिवाइड हो गया। ठीक, अगला पॉइंट लिखो, शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, ठीक, सेल डिवीजन की सबसे छोटी स्टेज कौन सी है, एनाफेज। ठीक, क्या हुआ, क्रोमोसोम क्रोमोसोम डिवाइड हो गया, अब फिर से जो वो थी ना अभी, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और वो न्यूक्लियस जो गायब हुई थी, वो यहाँ तक गायब थी, लेकिन अब फिर से क्या होंगी, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते फिर से बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, अगला लिखो टीलोफेज, टीलोफेज। अच्छा, एक एक पॉइंट रहेगा वो लिख लो, हाँ वही देखो, बेस्ट स्टेज, पिछले वाले में एक पॉइंट है केवल, बेस्ट स्टेज फॉर स्टडी ऑफ
हाँ, बेस्ट स्टेज फॉर स्टडी ऑफ शेप ऑफ क्रोमोसोम। ऑफ क्रोमोसोम पढ़ा था ना तुमने, वी शेप, जे शेप, एल शेप, आई शेप, तो वो सब स्टडी कहाँ करते हैं? एनाफेज में। ठीक, लास्ट पहुंचे क्या हम? टीलोफेज में। देखो टीलोफेज, क्रोमेटिड रीच्ड अपोजिट पोल, रीच्ड अपोजिट पोल, एनाफेज में जाना स्टार्ट हुई थी, टीलोफेज में पहुंच जाती हैं। रीच टू अपोजिट पोल, रीच्ड टू अपोजिट पोल एंड अनकॉइल, 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 जैसे कॉइलिंग होती है वैसे अनकॉइलिंग, मतलब खुल जाती है फिर से। और जो चीज़ें गायब हुई थी वो फिर से प्रेजेंट, न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट। लिख लो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। और आज का अंतिम पॉइंट लिख लो, अनकॉइल मतलब खुल जाना फिर से, क्योंकि अभी क्रोमेटिड लिपटी हुई ना आपस में, खींच खींच के पहुंच गई एक तरफ। हाँ, ठीक। और लास्ट लिख लो, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस अलग ना। हाँ लिखिए वो। ठीक, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता था? हाँ, मतलब अब क्या होगा, वन सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। तो ये पॉइंट लिख लो, वन सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, वन सेल इज डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। क्या? अब पहले तो न्यूक्लियस तो अलग हो ही गया, खत्म हो गया। अभी तो बताया था कि जब न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन खत्म हो गई, वो दोबारा फिर बन गई, मतलब दो अलग अलग पोल पहुंच गए ना भाई। ये था, पहले तुम्हारे पास एक था ये, ठीक, इसके अंदर सब कुछ भरा हुआ था, ये डिसॉल्व हो गया, ठीक। क्रोमेटिड सब यहाँ पहुंच गई, आधी यहाँ पहुंच गई, आधी यहाँ पहुंच गई, फिर से रीपर हो गया। अब दो नहीं होगा ये। अब जब सेल अलग अलग पहुंच गए तो अलग अलग तो बनेगा भाई, डिवाइड होके आधा इधर पहुंच गया, तो आधा इधर बनेगा, आधा इधर बनेगा। ये तो पूरा सेल पूरी बड़ी वाली है जहां काम चल रहा है, इसके अंदर ऑर्गेनली है, ठीक। अब क्या है, ये बनी थी अंदर, बनी थी ना ये, इसी पे तो सारे क्रोमोजोम के अरेंज हुए थे ना। अब यही क्या होगा, यही धीमे धीमे करके क्या करेगी, इनको अलग अलग कर देगी। और अलग कैसे करेगी? तो प्लेट फॉर्मेशन होगा प्लांट में, और फैरोइंग होगी एनिमल्स में। मतलब ऐसे खांच पड़ जाएगी एनिमल्स में, और केवल ये प्लेट है ये ऐसे बन जाएगी किसमें? प्लांट्स में, और दो सेल तुम्हारी अलग अलग हो जाएंगी। बस, माइटोसिस खत्म। क्या हुआ? बस इतनी थी कहानी, समझ में आई? तुमको तो आनी चाहिए। क्यों, तुमको तो आई होगी। और कोई ऐसे इसको समझ ना आई हो?
क्यों? बड़े बेरुखे मन से बोल रहे हो। आ गई सबको समझ में? अरे हो गया, अभी मियोसिस बाकी है पूरा। अब मियोसिस बताएंगे वो, क्यों मियोसिस में 2 बार बनाना पड़ता है ना, तब बनाएंगे फिर से। ठीक। और कुछ? समय हो गया। ठीक। चलें फिर। ठीक, धन्यवाद।